जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम हिस्ट्री के बताती हूँ कि हिस्ट्री में हम लोगों ने इतिहास के प्राक इतिहास और आदि इतिहास को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा ख़त्म कर चुके हैं। आज रिवीजन थोड़ा फास्ट करते हुए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल की ओर। देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल के 4 भाग हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में तांबा की खोज हुई थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। तांबा का अयस्क होता है चिल्कोपाइराइट, इसलिए इसे चिल्कोलिथ काल भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में खानाबदोश मानव रहते थे, वो जो आखेट यानी कि शिकार करते थे, आदि मानव रहते थे। इस टाइम पे आग की खोज हुई थी, पत्थर के औजार बनाए जाते थे। फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस टाइम पे मैंने पूरे डिटेल में समझाया है। इस टॉपिक को ही मैं बस इतना ही को समझाई हूँ, पूरे 20-25 मिनट, तो वो जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार बनाने लगे। उस टाइम पे काफ़ी बड़े हथियार बनाए जाते थे, अब छोटे हथियार। यहाँ पे अंत्येष्टि संस्कार देखने को मिला और हड्डियों के आभूषण। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है तो देखिए, मानव जब मृत्यु हो जाती है तो हम लोग उसका दाह संस्कार करते हैं। उस टाइम पे इन लोगों ने उस संस्कार को अंत्येष्टिक संस्कार कहा था। नवपाषाण काल में खेती का साक्ष्य मिला। अगर खेती करेंगे तो आवास स्थिर होनी चाहिए। और पशुपालन में कुत्ता सबसे पहले पाला गया। पहिए का खोज, मनका का खोज। जौ और गेहूँ की खेती सबसे पहली बार हुई थी 7000 बीसी पूर्व मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। और उत्तर वैदिक काल पता है आप लोगों को, अभी बताया मैंने। पहिया का खोज हुआ था नवपाषाण काल में, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। अब चलते हैं आद्य ऐतिहासिक की ओर। आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। इसके जनक जॉन मार्शल को कहा जाता है। इसको ब्रूसफुट प्री हिस्टोरिक को ब्रूसफुट, ये भी याद रखना है। ये 2500 बीसी पूर्व से शुरू हुए। इसकी जानकारी मतलब कि सिंधु सभ्यता की खोज इसी काल में हुआ था। मतलब कि इस टाइम पे सभ्यता, आदिवासी सभ्यता की ओर शहरीकरण, मतलब कि अच्छे से स्थिर रहने की शुरुआत कर चुके थे। तो इस टाइम पे हम लोगों को सभ्यता देखने को मिलती है आद्य ऐतिहासिक काल। ये काफ़ी छोटा कालखंड है। इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया और इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया। कनिंघम हमारे सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया। नामकरण मार्शल ने किया था सिंधु सभ्यता का। और खुदाई की जिम्मेवारी दयाराम साहनी को मिली थी। सिंधु सभ्यता पाकिस्तान और इंडिया में सिंधु नदी के किनारे त्रिभुजाकार आकार में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर है। इसका सबसे उत्तरी भाग मांडा और सबसे दक्षिणी भाग दैमाबाद और सबसे पश्चिमी भाग सुक्का गैंडोर और सबसे पूर्वी भाग जो कम विकसित है वो आलमगीरपुर है। अब ये सब किस नदी के किनारे है, यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिखा है, ट्रिक से भी समझाया है कि कैसे। सुक्का गैंडोर डास्क नदी के किनारे, जिसे दास्क या डास्क भी कहा जाता है। मांडा चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई। ये रावी नदी के किनारे है, आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पे श्रमिकों के संबंधित कई सारे साक्ष्य मिले हैं। कुहार कच्चा, कन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, उखली, ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी और स्वास्तिक का चिन्ह। और चंदहुदड़ो अगला शहर मिला। चंदहुदड़ो की खुदाई जमुदार ने करवाया था। यहाँ पे महिलाओं से संबंधित कई सारे साक्ष्य मिले। मेकअप, लिपस्टिक, सुई धागा, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता तो नहीं ना मिलेगा, उसके पद चिन्ह मिले हैं, पैरों के निशान मिले हैं। ये दुर्ग से नहीं घिरा हुआ था, दुर्ग रहित था। और देखिए अगला मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने खुदवाया था, बनवाया नहीं था। सिंधु नदी किनारे बसा है।
राखल दास बनर्जी इसके मृतकों का टीला इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे लाशों का टीला मिला है, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का गलीचा कहा जाता है। सबसे बड़ा अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में स्थित अन्नागार है। स्नानागार, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी मिला है, जो एक धार्मिक मतलब कि स्थल को दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो एक धार्मिक स्थल है। पूजा पाठ से रिलेटेड पुरोहित आवास, सभागार, चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र, तांबा, युद्ध के प्रतीक, नर्तकी, कांसे की एक मूर्ति मिली है जो डांस करती हुई एक नृत्यांगना है। पशुपति शिव जी की मूर्ति मिली है। रोपण के खोजकर्ता या खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। ये सतलज नदी किनारे है। यहाँ पे हमें एक उस टाइम पे ब्रुजहोम में जो मिलता था वैसा एक साक्ष्य मिला है, जिसमें लोगों को और उसके जानवर को एक साथ दफनाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में भी बताया है। मोहनजोदड़ो एक धार्मिक स्थल था जहाँ पे पशुपति और कांसे की मूर्ति मिली है। चंदू दुर्ग रहित है। इसे औद्योगिक शहर कहा जाता है। रोपण से कुत्ता और इंसान एक ही कब्र में मिले हैं। बनवाली एक शहर है जहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, नालियाँ खुली हुई, जो ये दर्शाता है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर मिले हैं वो नगरी सभ्यता थी, लेकिन बनवाली एक ऐसी शहर मिला है जो ग्रामीण सभ्यता को दर्शाता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में है। चूड़ी, यहाँ से चूड़ी का, खेत का, यज्ञ का और हल का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है हमारा सबसे बड़ा शहर, और स्थल कहा जाए तो धौलावीरा। और भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता के टाइम पे भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। लोथल में बंदरगाह मिला है, जहाँ जो ये दर्शाता है कि यहाँ पे व्यापार होता था, वो भी विदेशी व्यापार। यहाँ से बाट मिला है जो 16 केजी का होता था। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जिसमें एक ही कब्र में 2-2 लाशों का कंकाल मिले हैं। इसे व्यापारिक शहर कहा गया है। ऐसे मुहर मिला है जो सेलखड़ी का होता है। सिक्का मिला है जो टेराकोटा का मिला। रंगपुर से हमें धान की भूसी मिली जो गुजरात में है। और सूरकोटदा से घोड़े का मस्तिष्क मतलब खोपड़ी, घोड़े का खोपड़ी, और कलश सावधान में एक बड़े से कलश में इंसान की बॉडी को मरने के बाद उसे दफना दिया जाता था मरने के बाद। और राखीगढ़ी से हमें सबसे बड़ा स्थल मिला है। अब देखिए इसके आगे हमने क्या पढ़ा है। हाँ, इसके आगे हमने सभ्यता पढ़ा है। विश्व की सभ्यता देखिए, सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सबसे पुरानी सभ्यता है, इराक में स्थित है। ये टिब्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे, जिसे आज के समय में दजला और फरान नदी के नाम से जाना जाता है। ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये पूरी तरह से इनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित थी। ये काफ़ी बड़ा होने के कारण 4 समाजों वर्गों में मतलब कि 4 शहरों में बटा हुआ था। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता। इसमें से सबसे विकसित बेबीलोन की सभ्यता थी। यहीं पे सिकंदर का मकबरा बनाया गया है और उसके घोड़े की मूर्ति भी बनाई गई है। सिकंदर ने इन पे कब्जा कर लिया था और ये पूरी सभ्यता का नाश कर दिया था। अरब प्रायद्वीप पे पूरा कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे एक झूलता बगीचा है जो बहुत ही फेमस है। जिगुरत मंदिर को यहाँ के लोग, मेसोपोटामिया के लोग मंदिर को जिगुरत के नाम से जानते थे। फिर इसके बाद आता है हमारा मिस्र का सभ्यता। मिस्र का सभ्यता एक रेगिस्तान में बसा हुआ सभ्यता है, जिसे इजिप्ट की सभ्यता भी कह सकते हैं। और ये नील नदी की देन है। यहाँ पे मम्मी बनाने का प्रचलन था। इंसान जब मर जाता था तो उसके बॉडी पे केमिकल लगा के पट्टी लपेट दिया जाता था और पिरामिड में रखा जाता था। पिरामिड यहाँ के राजा फिरौन काफ़ी फेमस है और इन्होंने मतलब कि मिस्र की सभ्यता में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है इसे आगे बढ़ाने के लिए। ये रसायन से परिपूर्ण थे। नील नदी के ये ज्योतिष ज्ञान से भी इनको मतलब कि बहुत ज़्यादा था। एक
चीन में है एक पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता। वो हांगो नदी के किनारे है और उसको पीली नदी भी कहा जाता है, इसलिए इसे पीली नदी की सभ्यता कहते हैं। चीन में स्थित है। फारस की सभ्यता ईरान में स्थित है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में, और फारस की सभ्यता ईरान में स्थित है। ये लोग आग की पूजा करते थे और ये काफ़ी शांति प्रिय थे। रोम की सभ्यता काफ़ी डेवलप सभ्यता है। ये मगध साम्राज्य के समकालीन है। यहाँ के राजा जूलियस सीजर और अगस्टस के नाम पे जुलाई और अगस्त के महीने का नाम रखा गया है। मगध साम्राज्य के समकालीन थे। ये भूमध्य सागर से पे इनका पूरा कब्जा था। स्पार्टा की सभ्यता में 300 सैनिक थे जो जरकसी ने जो स्पार्टा की सभ्यता पे कब्जा करना चाहता था, वो इसके 20,000 सैनिकों के लियोनाइडस, जो स्पार्टा के सभ्यता का राजा था, लियोनाइडस के 300 सैनिकों ने जरकसीन के 20,000 सैनिकों को मार गिराया था। और ये काफ़ी बड़ी बात है। जरकसीन ने युद्ध के मैदान में लियोनाइडस के पीछे जाकर उसको मतलब कि छुरा मार दिया। और जब वो मरने लगा लियोनाइडस, तो उन्होंने आखिरी शब्द ये कहा कि मुझे इतिहास में कभी भी याद किया जाएगा तो महान राजा और एक महान योद्धा के रूप में देखा जाएगा। तुम्हें कायर और एक नीच राजा के, मतलब कि अयोग्य राजा के रूप में देखा जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग हिस्ट्री के ऐतिहासिक काल की ओर पढ़ते हैं। तो हमने प्राक इतिहास, आद्य इतिहास को कंप्लीट कर लिए हैं पूरा। अब ऐतिहासिक काल में हमें क्या देखने को मिलता है? ऐतिहासिक काल को हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं। पुरातात्विक। एक और टॉपिक छूटा है जो मैं बताना चाहती हूँ, वो है हमारा मृदभांड। हम मृदभांड से काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसे लिख के रखी हूँ। देखिए, मृदभांड यानी कि मनका यानी कि घड़ा का साक्ष्य से हम लोग, मतलब कि एक घड़ा को इतिहास का वर्णमाला कहा जाता है। घड़े के साक्ष्य से मतलब कि कई सारी चीज़ें सिद्ध हुई है कि मतलब ऐसा होता था, वैसा होता था। विश्व के मृदभांड जनक फिल्डर को कहा जाता है। विश्व में फिल्डर को मृदभांड का जनक माना जाता है। और भारत में बीबी लाल को मृदभांड को इतिहास का वर्णमाला कहा जाता है। मृदभांड को नवपाषाण युग से ही देखते आ रहे हैं। ये देखिए, नवपाषाण युग से, नवपाषाण हमारा प्राक इतिहास का नवपाषाण काल से ही ये देखा जा रहा है, तो इसे वर्णमाला हम कह सकते हैं। मृदभांड का साक्ष्य सबसे पहले इलाहाबाद से मिला है। इलाहाबाद से मृदभांड का उम्र कैसे, मृदभांड की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो उसे कहते हैं थर्मोलुयुग्रिसेंस विधि द्वारा लगाया जाता है। मृदभांड के उम्र का पता थर्मोलुयुग्रिसेंस विधि द्वारा लगाया जाता है। मृदभांड का साक्ष्य सुव्यवस्थित ढंग से हस्तिनापुर से मिला। यहाँ पर से अध्ययन अच्छी तरह से किया, हस्तिनापुर से मिला। मृदभांड के प्रकार और वह किस किस काल में मिले हैं, ये भी पता कर लेते हैं। हड़प्पा काल में गैरिक मृदभांड मिला है, जो गेर से रंगा हुआ होता था और लाल कलर का होता था। 2 तरह के मिले हैं। और चित्रित धूसर मृदभांड, जो ग्रे कलर का होता था, इस पे चित्र बने होते थे। और वैदिक काल में मिला है ये वाला हमें। और महाजनपद से हमें, देखिए, ये जो दोनों चीज़ें हैं हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, तो थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग अभी पढ़ लीजिए, कंफ्यूज हो जाइए, उस टाइम पे मैं एकदम अच्छी तरह से समझाऊंगी और अभी थोड़ा याद रहेगा, और उस टाइम दोनों को मिला के आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तो सर बताए थे तो समझ में नहीं आया था, लेकिन जब आगे पढ़ाए तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो फ़ायदा लगा कि इस टाइम पे बताना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं भी बता रही हूँ। पॉलिश किए हुए और रासायनिक 3 तरह के मिले। इन तीनों में से एक मृदभांड है जो तीनों काल में देखने को मिला। हमें तीनों
सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिला, वैदिक काल में भी और महाजनपद के काल में भी देखने को मिला। तो वो कौन सा है? काले लाल मृदभांड। देखिए लाल मृदभांड, चित्रित धूसर, जो पके होते थे, पके हुए मृदभांड को ही काले लाल मृदभांड कह सकते हैं। चित्रित धूसर और काले चमकीले मृदभांड। इसके बाद देखिए काले लाल मृदभांड, ये मृदभांड ताम्र पाषाण काल से महाजनपद तक देखा चला आ रहा है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कृष्ण लोहित मृदभांड। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि तीनों काल में देखे जाने वाले, मतलब कि ताम्र पाषाण काल से ऐतिहासिक काल तक देखा चला जा रहा मृदभांड कौन सा है? तो क्वेश्चन का आंसर ये होता है, कई सारे ऑप्शन, 3 ऑप्शन और तय किए रहते हैं, कृष्ण लोहित मृदभांड। तो आप लोग मृदभांड भी समझ गए। तो अब हम लोग ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ते हैं। तो हम अपना छोटा वाला नोट्स निकालते हैं। देखिए ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं। पुरातात्विक आधार पे विदेशी यात्री आए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है भारत के बारे में, तो उस आधार पे भी हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ सकते हैं। और साहित्यिक काल से, साहित्य के हिसाब से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। पुरातात्विक आधार पे 2 है, सिक्का और अभिलेख। और यात्रा के आधार पे कई सारे बुक लिखे गए हैं, तो उस बुक का नाम और किसने लिखा और वो कहाँ था, ये याद करना है हमें। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, और कौन सा बुक है, उसमें क्या है, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और साहित्य में हमें 2 तरह का साहित्य देखने को मिलेगा, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक और एक धार्मिक। गैर धार्मिक में वैसी किताबें आएंगी जो जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, जिससे को धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उससे हमें इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है, तो वो वैसे किताब को गैर धार्मिक साहित्य कहा जाता है। और धार्मिक साहित्य में भी 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। देखिए उस टाइम पे ब्राह्मण मतलब कि हिंदू और गैर ब्राह्मण मतलब कि अन्य धर्म। तब हिंदू का मतलब ब्राह्मण होता था। तब हमें हिंदू धर्म में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, महाकाव्य, ये सब पढ़ने को मिलेगा। और गैर ब्राह्मण में हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मतलब कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी किताब है वो पढ़ने को मिलेगा, और जैन धर्म में कौन कौन सी किताब है वो पढ़ने को मिलेगा। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, मतलब कि जितने भी जैन धर्म में रहे हैं उन सबको। तो हम ये हमारा कंप्लीट हो गया, समझ गए कि हमें क्या पढ़ना है। तो अब चलिए हम लोग पुरातात्विक स्रोत को आज पढ़ लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम लोग सबसे पहले अभिलेख को पढ़ते हैं। अभिलेख, देखिए अभिलेख ऐसा होता था कि राजा अपने किसी उपदेश को मतलब कि पत्थर पे खुदवा के लिखवा दिया जाता था, पत्थर पे। तो कई तरह के अभिलेख होते थे, वो अपनी प्रजा को बताना चाहते हो या अपने बारे में पूरा कुछ टाइम तक मतलब कि कोई पढ़े, ऐसा मतलब सोच के लिखवाया जाता था जब भाषा का ज्ञान हो गया था। तो देखिए शिलालेख, देखिए अभिलेख को इंग्लिश में एडिक्ट कहते हैं। तो हाँ, ये शिलालेख को इंग्लिश में हम लोग स्टोन एडिक्ट कहेंगे। स्तंभ लेख, मतलब मुख्य रूप से 2 ही एडिक्ट हुआ करते थे, मुख्य रूप से, मतलब ज़्यादातर यही देखने को ज़्यादातर मिला है हमें, स्टोन एडिक्ट और पिलर एडिक्ट। ये पिलर बनवा दो। अभी भी हमारा एक है तो अशोक स्तंभ, आज भी हमें ये जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये सम्राट अशोक ने बनवाया है, उस टाइम का है। तो इस तरह का पिलर या फिर शिला पे लिखवा दिया जाता था।
आज भी नेता मंत्री के घर के बाहर देखोगे तो इस तरह से बनाया होता है और वो ज़मीन में गड़ा होता है इस तरह से। और यहाँ पे काले रंग का पत्थर लगा के यहाँ पे लिखा रहता है उसका नाम, उसके पार्टी का नाम, उसके बारे में, उसके दादा परदादा का नाम, ऐसे लिखा रहता है। और स्तंभ एडिक्ट में अब स्तंभ एडिक्ट पे भी कुछ लिख दिया जाता था, राजा लिखवा दिया करते थे। और भी 2 तरह के एडिक्ट मिले हैं, गुफा एडिक्ट जिसे डैन एडिक्ट कह सकते हैं। देखिए गुफा में तो वो लोग लिख के गए हैं भीमबेटका वाले, लेकिन कई राजाओं ने गुफा में भी ही अपना अभिलेख अपना मतलब कि लिखवाया है, भित्ति अभिलेख। आजकल भित्ति अभिलेख का प्रचलन कम हो गया है क्योंकि हम लोग दीवारों पे पेंट की सहायता से लिख देते हैं, वो आसान हो गया है इसलिए। लेकिन पेंट ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो ख़राब हो जाता है। और जो खोद के लिखा जाता है वो काफ़ी टाइम तक चलता है, तो इसे हम लोग भित्ति एडिक्ट कहा जा सकता है। अब चलिए सिक्का पढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए इतना ही अभिलेख नहीं है, तो बस बताया गया है कि कौन कौन किस तरह का अभिलेख होता है। अब आएगा आगे कि किसने कौन सा अभिलेख लिखाया, कहाँ पे है ये, सौरेकुना का अभिलेख कहाँ है, कई तरह के अभिलेख है। अशोक ने कई सारे अभिलेख लिखवाए हैं, तो वो सब याद करना है हमें, उस टाइम पे देखा जाएगा। और अभी हम लोग सिक्का की ओर बढ़ते हैं। सिक्का सिंधु सभ्यता में, सिंधु काल में हम लोगों ने टेराकोटा का सिक्का देखा। टेराकोटा मतलब कि पक्की मिट्टी का सिक्का बना के आग में पका दो, वो टेराकोटा हो गया। टेराकोटा का सिक्का मिला देखने को। मौर्य काल में आहत या पंचमार्क या पर्ण सिक्का, ये तीनों सिक्का एक ही हैं, लेकिन उसके नाम 3 हैं, आहत, पंचमार्क या पर्ण सिक्का, एक ही है। अब देखिए सातवाहन काल में हमें सातवाहन वंश में शीशे का सिक्का देखने को मिला। और सबसे पहले यूनानियों ने सोने का सिक्का चलाया। और कुषाण वंश में शुद्ध सोने का सिक्का बनाया गया। और गुप्त काल में सर्वाधिक सोना हो गया। अब देखिए जब कुछ चीज़ अधिक हो जाता है तो उसमें मिलावट तो होती है ना, तो या ये अशुद्ध सोना भी हो गया। सर्वाधिक सोना हुआ, फिर अशुद्ध सोना हो गया। फिर इसी काल में चांदी का सिक्का भी चलाया गया, मयूर शैली का सिक्का भी चलाया गया। और इस टाइम पे कौड़ी का भी प्रचलन था, मतलब कि पैसे के रूप में। आजकल पहनते हैं ना कौड़ी सेल, उस टाइम पे वो पैसा हुआ करता था और वो टूट जाता था तो वो नहीं चलता था। तो अब देखिए अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना। और अशुद्ध सोना किसने चलवाया? अशुद्ध सोना को स्कंदगुप्त ने चलवाया था। और चांदी के सिक्के को चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया। और मयूर शैली अभी याद नहीं करना है, बस बता रही हूँ, सुनना है। मयूर शैली का सिक्के को चंद्रगुप्त ने चलाया। और कौड़ी का प्रचलन था। और चमड़े का सिक्का हुमायूं ने चलवाया। रुपया अशरफी और दाम बिहार के शेरशाह सूरी ने चलवाया। देखिए करेंसी, इंडियन करेंसी रुपया है जो एक बिहारी ने दिया है। और हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था देखिए गिरती जा रही है नीचे, आज भी ये रुपया चलता है। और जिसने शेरशाह सूरी ने इसे करेंसी को चलाया था। अब देखिए हमारा ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग विदेशी यात्रियों की तरफ पढ़ते हैं कि वो लोग कौन कौन सा किताब लिखे हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए विदेशी यात्रियों में सबसे पहली की बुक आता है जो हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका को हेरोडोटस ने लिखा है। आप लोग को पता ही है कि हेरोडोटस हिस्टोरिका को लिखे हैं। नेचुरल हिस्टोरिका को
प्लिनी ने लिखा है, और टॉलमी ने जोग्राफिका लिखा है, जो एक बहुत ही पगलेट था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कहा पृथ्वी अपने अक्ष पे, मतलब कि अपने जगह पे रुकी हुई है, और ये हमारा सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और काफ़ी टाइम से लोग मान भी गए थे कि ऐसा ही हो रहा है, पृथ्वी रुकी हुई है। और आप लोगों को एक बात पता है, पाकिस्तानी, मैंने एक न्यूज़ में हाल ही में 4-5 दिन हुए एक न्यूज़ देखा, जिसमें एक पाकिस्तानी ने भी यही बात कहा कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज पृथ्वी के अगल बगल चक्कर लगा रहा है। ये जब कोपरनिकस आए, इस थ्योरी को गलत साबित किए, तब जाके इसको गलत माना गया, नहीं तो सभी लोग इसे सही मानते थे। और चौथा बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ऐसे व्यक्ति, मतलब कि ये काफ़ी बड़ी बुक है और काफ़ी व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है, लेकिन किसने लिखा है पता ही नहीं। उसने अपना नाम ही नहीं लिखा, पता नहीं किसने लिखा, इसलिए इसे अज्ञात व्यक्ति का किताब कहा जाता है। और ये मतलब कि हिस्ट्री में काफ़ी मदद किया है ये। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, जिसमें मगध महाजनपद के बारे में लिखा गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा, और फाहयान ने फोक्यूकी नामक किताब लिखा। अब देखिए फाहयान कहाँ का था, ये एक चीनी यात्री था, मतलब चीन का था। और वेनसांग ने सीक्यूकी नामक किताब लिखा, जो एक चीनी यात्री ने, ये भी एक चीनी यात्री था। अब देखिए फाहयान और वेनसांग के का सीक्वेंस पूछता है कि मतलब कि कौन कब आया था, तो सीक्वेंस पूछता है क्वेश्चन में। तो फाहयान सबसे पहले आया था और तीसरे नंबर पे वेनसांग आया था। तो ये दोनों काफ़ी फेमस है, तो इन दोनों को याद कर लेते हैं हम। अब देखिए इत्सिंग मतलब कि इंड मतलब कि 4 नंबर पे इत्सिंग आया, और एक बच रहा है, तो उसको इसमें 20 के भी इन दोनों के बीच में घुसा दो, सहीयुगन। तो फाहयान, सहीयुगन, वेनसांग और इत्सिंग। फाहयान, सहीयुगन, वेनसांग और इत्सिंग। उल्टे क्रम में बता सकते हैं, चलिए एक बार इस तरह भी ट्राई करते हैं। इत्सिंग, वेनसांग, सहीयुगन, फाहयान। तो इसे याद कर लेना है। 2 नाम फेमस है, इनकी बुक को भी याद कर लिए हैं हम लोग, फोक्यूकी और सीक्यूकी। फोक्यूकी के बाद कौन आया है, सहीयुगन के बाद वेनसांग के बाद इत्सिंग। ये देखिए ये दोनों हमें पहले से ही याद है। सबसे लास्ट में हमारा आया था इत्सिंग, मतलब कि इंड मतलब कि इत्सिंग, इंड बराबर इत्सिंग, और फाहयान वेनसांग हो गया, और इनके बीच में आया था एक सहीयुगन। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब देखिए अब्दुल रज्जाक ने मतलाए साहिन नामक एक बुक को लिखा था, और इब्न बतूता ने रेहला नामक बुक लिखा, और इत्सिंग आया था 400 फोटोकॉपी, मतलब कि प्रतियाँ। उस टाइम पे फ़ोटोकॉपी मशीन नहीं हुआ करती थी, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो 400 प्रतियाँ इंडियन से लिखवा कर विनय पिटक, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक का विनय पिटक, त्रिपिटक में 3 है, उसमें से विनय पिटक को की 400 प्रतियाँ चीन में ले गया था। इसलिए वो उतना खास नहीं, मतलब इसने किसी तरह का बुक नहीं लिखा, लेकिन ये ले गया था, इसलिए ये मतलब कि इतिहास में अभी तक इसे याद रखा गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और भी 2-4 है। यहाँ पे देखिए मार्को पोलो इटली से आया था, चीन की यात्रा किया था, तो चीन यात्रा नामक किताब लिखा।
FOQ की, CQ की, सिंह 400। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा। एक उनका चचेरा भाई है अल मसूनी, मानसून के बारे में, भारतीय मानसून के बारे में लिखा है। अब्दुल रज़ाक ने मतलाए साहिन, इब्न बतूता ने रेहला नामक बुक को लिखा है। और देखिए यहाँ पे अभिलेख को भी मैंने लिखा है। भारत में अभिलेख सबसे पहले अशोक ने लिखा था। विश्व में सबसे पहले डेरियस नामक ईरान के राजा ने लिखे थे। अभिलेख का मतलब यह है कि वह अपने देश को किसी विशेष चीज़ या संदेश को बताना चाहता हो, उपदेश को देना चाहता हो, तो उसे लिखवा दिया जाता था, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। शिला पर लिखे हुए लेख को शिलालेख, स्तंभ पे लिखे हुए लेख को स्तंभ लेख, भित्ति पे लिखे हुए लेख को भित्ति लेख, और गुफा में लिखे हुए लेख को गुफा लेख इत्यादि। अगर आप पे लिखा है तो आप लेख हो गया। बस इतना ही है, हम लोग सब पढ़ लिए। और आप लोग रिवीजन करना, हिस्ट्री में सबसे ज़रूरी है एक बार रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते, इसीलिए मैं जब भी क्लास शुरू करती हूँ तो पीछे का एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कि आप लोग नहीं करते होंगे तो कर लीजिए। अब इतना ही हमारा आज का ख़त्म होता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।